बाजार में आज कुछ राहत की सांस दिखाई पड़ी है, लेकिन साथ में आ गई हैं दो मूड खराब करने वाली खबरें। राहत की सांस क्या है कि निफ्टी 172 पॉइंट चढ़कर लगभग पौना परसेंट पॉइंट 0.74% बढ़कर, और सेंसेक्स भी 0.75% बढ़कर 567.99 पॉइंट वो बढ़ा है। और 76,070 पे सेंसेक्स बंद हुआ है, और निफ्टी बंद हुआ है 23,581.15 पर। लेकिन इसके साथ खबर है मूड खराब करने वाली, और मूड खराब करने वाली दो खबरें हैं, एक नहीं है। दो बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने निफ्टी के टारगेट कट कर दिए हैं। निफ्टी के टारगेट कट करने का अर्थ है कि वो जहां देख रहे हैं, निफ्टी को जहां देख रहे थे, उनको लगता है उसके मुकाबले कम तेजी आएगी या उसके मुकाबले कमजोर रहेगा भारत का शेयर बाजार। और इसीलिए उन्होंने सिटी ग्लोबल बड़ा ब्रोकरेज भी है, बैंक भी है, इंटरनेशनल बैंकिंग कारोबार में, मनी मार्केट में उसकी बड़ी हैसियत है। और उन्होंने निफ्टी का टारगेट कट करके 27,000 कर दिया है। अब 23,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है, यहां से 27,000 टारगेट होना, तो अभी भी आप कहेंगे इसमें तो अपसाइड दिख रही है साफ साफ। लेकिन टारगेट कम किया है, इसका अर्थ है कि उनको चिंता दिख रही है। वो कह रहे हैं जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई है, ईरान और इसराइल और ईरान और अमेरिका की लड़ाई, इसकी वजह से जो तेल की सप्लाई के झटके लग रहे हैं, जो शॉक्स आ रहे हैं, वो भारत की ग्रोथ को, अर्निंग्स को और महंगाई की स्थिति को, तीनों को परेशान करने वाले हैं। और इसलिए वो अपना टारगेट 28,500 का टारगेट था उनका निफ्टी का, उसको कम करके उन्होंने 27,000 कर दिया है। अब भी वो जहां क्लोज हुआ है निफ्टी, वहां से 17% का अपसाइड उन्हें दिख रहा है। लेकिन इन्होंने साथ में ये जो चिंता जताई है, वो कह रहे हैं कि ये ईयर एंड टारगेट है 2026 के अंत में। उन्हें 28,500 पे जाता दिखता था निफ्टी, लेकिन अब वो कम होके उसको 27,000 पे उन्होंने कर दिया है। यहां भी 17%, जैसा मैंने पहले कहा कि यहां से 17% का अपसाइड दिख रहा है, लेकिन जो उम्मीद थी उससे तो खराब दिख रहा है ना। और साथ में उन्होंने निफ्टी के मल्टीपल्स को भी कम किया है, टारगेट मल्टीपल्स। वो 20x पे था कि जो अगले साल कमाई होने वाली है उसके 20 गुना पे रख रहे थे, उसको कम करके 19 गुना पे, 19x पर कर दिया है। और भारत की जो फिस्कल और मॉनेटरी रिस्पॉन्स है, वो कह रहे हैं ये तो इस बात पे निर्भर करती, भारत सरकार क्या करेगी, रिजर्व बैंक क्या करेगा, ये दोनों चीजें इस पे निर्भर करती हैं कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है और कब तक तेल और गैस की सप्लाई पे में बाधा बनी रहती है, रुकती है। रुक तो नहीं रही है, क्योंकि भारत ने, ये अच्छी खबर आई हुई है साथ साथ कि वहां से जहाज आने शुरू हो गए हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के लिए रास्ता खुला हुआ है, और वहां से जहाज पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो वो अब ये कह रहे हैं कि ये सरकार क्या करेगी, ये भी इस बात से तय होगा कि कितना लंबा चलेगा ये संकट या परेशानी और बाधा, और कितना गंभीर होगा। और इसी के साथ जो अर्निंग्स पर इंपैक्ट है, वो भी इसी चीज से होगा। कंपनियों के मुनाफे पर असर इस बात से ही तय होगा कि ये जो सप्लाई शटडाउन है, ये कब तक चलने वाला है, कितना लंबा चलेगा। ये सिटी की रिसर्च का कहना है। और उनका अंदाजा ये है कि अगर 3 महीने इस तरह सप्लाई में डिस्ट्रप्शन चलता रहा, गड़बड़ी चलती रही, तो भारत की ग्रोथ में 2027 में जो जीडीपी की ग्रोथ होने जा रही थी, उसमें 20 से 30 बेसिस पॉइंट, 0.2% से 0.3% वो आंकड़ा आपको कम दिख सकता है, जो अभी तक अनुमान किया जा रहा था वहां से। और महंगाई में 50 से 75 बीपीएस, यानी कि 98 से लेके और पौने रुपए तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। और फिस्कल डेफिसिट में भी 0.1% की बढ़त के लिए ये जिम्मेदार हो सकता है। और करंट अकाउंट डेफिसिट, भारत सरकार का चालू खाते का घाटा, रोजमर्रा के खर्चे का जो घाटा है, 25 अरब डॉलर बढ़ सकता है। ये बड़ा झटका है। और ये चिंता के कारण, इन सभी चिंताओं को जोड़ के सिटी ने अपने टारगेट डाउनग्रेड किया है। आरबीआई से अब उम्मीद यह की जा रही है कि अब अप्रैल में वो जैसा है वैसा रखेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। और उनका जो टोन होगा वो ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला होगा, जो
ज्यादातर महंगाई की, अभी क्योंकि महंगाई जिस जगह थी वहां काफी राहत की जगह थी, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी शायद ना हो, लेकिन वो वहां से आगे अब रिजर्व बैंक को थोड़ी चिंता ग्रोथ की करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल तय है। यही हाल नोमुरा ने किया है, जापान की बड़ी ब्रोकरेज है, जापानी इंटरनेशनल ब्रोकरेज है, लेकिन उसने क्या किया, उसने निफ्टी का टारगेट 29,300 से गिराकर पहुंचा दिया है 24,900 पर। इसने भारी स्लैश किया है, और वो अभी ये कह रहे हैं कि यहां जहां पर है निफ्टी, यहां से अभी 5% का करेक्शन और आ सकता है। हालांकि अब भी वो जो टारगेट दे रहे हैं, वो टारगेट निफ्टी के मौजूदा लेवल से ऊपर ही है, लेकिन ये चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं दिसंबर 2026 में 24,900। तो इन्होंने पूरा 15% का कट कर दिया है अपने टारगेट में, और साथ में वो कह रहे हैं कि ये निफ्टी अभी यहां से कम 5% की गिरावट और देखने को मिल सकती है उसमें। ये चिंता का गंभीर कारण उनको यहां दिखाई दे रहा है। उधर अमेरिका और इसराइल की जो ईरान से लड़ाई है या जो हमला है, अब वो 3 हफ्ते हो गए हैं, तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, और उसकी वजह से कमोडिटी, करेंसी और इक्विटी मार्केट्स पूरी दुनिया के हिले हुए हैं। अभी भी उन पर इसका असर बिल्कुल बरकरार है। यहां तक कि घबराए हुए कह सकते हैं आप, हिले हुए नहीं हैं, अच्छे से घबराए हुए हैं। और तमाम कब कहां क्या हो जाए समझ में नहीं आता है। अब तो ईरान के आसपास के तमाम अरब देशों में भी चिंता हो गई है, कब किस फैसिलिटी पे अटैक हो रहा है, किस तरफ से, ये समझना मुश्किल हो रहा है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में पिछले हफ्ते एक टेक्निकल करेक्शन बिल्कुल कंफर्म हुआ। 10% गिरे रिकॉर्ड हाई से, और ये करीब 8-8% गिरे जब से लड़ाई शुरू हुई है। तो फ्राइडे के क्लोजिंग की अगर देखेंगे, साथ में रुपया भी बिल्कुल एक नए रिकॉर्ड लो पे पहुंचा है। सिटी का ये कहना है कि ये जो लड़ाई है, अब ये मात्र एक एनर्जी के प्राइस शॉक नहीं रह गया है कि इससे तेल और गैस का दाम बढ़ेगा, इतनी बात नहीं रह गई है। अब ये एक बड़ा डिसरप्शन होने जा रहा है, क्वांटिटी का डिसरप्शन होगा, जिसमें एलपीजी, एलएनजी, फर्टिलाइजर यानी खाद, और पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम, तमाम तरह की चीजों की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। और इसका असर फिर तमाम इंडस्ट्रीज के लिए उसकी इनपुट कॉस्ट, कच्चा माल महंगा हो जाएगा, कच्चा माल मिलना मुश्किल हो जाएगा, किल्लत हो जाएगी, तो उनकी प्रोडक्शन लाइन फंस सकती है, अचानक उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करनी पड़ सकती, मतलब प्रोडक्शन कम करना पड़ सकता है कैपेसिटी के मुकाबले। और अब उसमें आप ऑटो से लेके कंस्ट्रक्शन तक, खाना, फार्मा, पेंट, शिपिंग, सब पर असर पड़ता हुआ दिखेगा, ये डर उनको है। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स, इन पर तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, इन दोनों में कच्चा माल, जो पूरी उनकी पूरी प्रोसेस ही इस पे डिपेंड करती है कि गैस मिलेगी तो फर्टिलाइजर कंपनी चलेगी, और कच्चा तेल आएगा तो पेट्रोकेमिकल का काम होगा। तो ये दोनों काम तो पूरी तरह से अटके हुए हैं, और इसलिए भी भारत की कंपनियां इसलिए और एक्सपोज हैं, क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, बहुत बड़े पैमाने पे। 80% अपनी जरूरत का कच्चा तेल भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसीलिए उसने ऑटो को भी अब ओवरवेट से न्यूट्रल पे डाउनग्रेड कर दिया है। उनका कहना है क्रूड और गैस प्राइस में जो स्पाइक आएगा, जो तेजी आएगी, साथ में सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए डिसरप्शन भी हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा को उसने अपनी टॉप पिक से नीचे कर दिया, हटा दिया है, और महानगर गैस को मिड कैप की टॉप पिक से हटा दिया है। तो अब उसने एक काफी अच्छा, भले ही कतरब्योंत, अपने टारगेट में, अपने एजम्पशन में और अपनी शॉपिंग लिस्ट में कर दी है। और कब तक ये चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, यही वो परिस्थिति है जिसमें ऐतिहासिक तौर पर जब विदेशी निवेशक काफी बेरिश हो जाते हैं, जब वो टारगेट बुरी तरह काटते हैं, उस वक्त बाजार गिरता है। और अगर गिरता है, ये जरूरी नहीं कि जहां वो कह रहे हैं वहां तक गिर जाए। उनका टारगेट है, वो सोच रहे हैं, वो घबराए हुए हैं, लेकिन जिस वक्त विदेशी निवेशक बहुत घबराए हुए होते हैं, जिस वक्त वो बेच रहे होते हैं, वो वक्त अक्सर भारत के बाजार में लंबे दौर के लिए इन्वेस्ट करने का होता है। उस वक्त अगर अच्छी कंपनियों में लोग पैसा लगाते हैं, और इतिहास में पाया गया है जिन लोगों ने लगाया है, उनको जिस वक्त
बाजार सुधरता है जब यही विदेशी निवेशक भारत में ऊंचे दाम पे वैल्यू देख रहे होते हैं, लौट के आते हैं, भर भर के खरीद कर रहे होते हैं। उस वक्त सस्ते में खरीदने वाले निवेशकों को अपने उस वक्त के फैसले और उस वक्त की हिम्मत का फल मिलता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।